हेलो दोस्तों, डेडिकेशन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कहा गया है। दूसरी तरफ कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता में कांस्य की भारी मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है और साथ ही यह स्थल काफी प्राचीन माना जाता है। इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। दूसरी तरफ यह सभ्यता प्राचीन और कांस्यकालीन माना जाता है। भारत एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता था और इसकी खासियत ये थी कि इसके जितने नगर बसे हुए थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम निर्धारित किया गया है उस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का, इतिहासकारों का अलग अलग मत निर्धारित किया गया है। ये रेडियो कार्बन C14 के अनुसार ये सर्वमान्य तिथि, आपको देखा जाए यह तिथि सर्वमान्य तिथि माना जाता है। रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से रेडियो कार्बन C14 के अनुसार यह सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत सामने देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की आकृति की हम लोग बात कर लें तो इसका आकृति त्रिभुजाकार और उसके साथ साथ इसकी कुल वर्ग किलोमीटर की भी बात कर ले तो कुल वर्ग किलोमीटर इसको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके जो क्षेत्र है भारत एवं पाकिस्तान के चारों दिशाओं में फैला हुआ है
तो इनके क्षेत्रों को भी हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तर में मंडा कश्मीर की तरफ, पश्चिम में सुत का गेंदोर पाकिस्तान, दक्षिण में दयामाबाद महाराष्ट्र तथा पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो हम लोग इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। सिंधु घाटी एवं सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति की बात कर लें तो यह त्रिभुजाकार आकार तथा 12,99,600 किलोमीटर में वह फैला हुआ है। इसके उत्तर और दक्षिण की हम लोग बात कर लें, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं ध्यान से। तो उत्तर में मंडा कश्मीर, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, दक्षिण में दयामाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकांडूर पाकिस्तान। इन आदि क्षेत्रों तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थलों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। उन स्थलों में हम लोग बात कर लेते हैं, किन स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेषता से, उसके बारे में हम आप लोगों को एक बार पूरी ऑल ओवर बता दें, ताकि आप लोगों को इस बात का ध्यान रहे कि किन किन बातों को हम चर्चा करेंगे। तो पहले में हम लोग बात कर सकते हैं स्थल की। हम लोग बात करें स्थल में हम लोग बात करनी है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी कालीबंगा, चनहुद्रो, रंगपुर तथा धौलावीरा। इन सभी क्षेत्रों को से एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इन क्षेत्रों में जो साक्ष्य मिले हैं, उत्खनन के समय जो सामान मिले हैं, उनको हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा में यह शहर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज किया गया था। तो
तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्राप्त साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो साक्ष्य हम लोग एक एक करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ इसके नगरीय जीवन को, आर्थिक, सामाजिक, इन सभी बातों को हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग इस क्लास को, इस लेक्चर को छोड़कर न जाए, क्योंकि लास्ट तक हम लोग बहुत सारे इसके मुख्य पॉइंट को लास्ट में हम लोग कवर करते हैं। हम लोग उसके जो छोटे छोटे फैक्चुअल जो प्रश्न होते हैं, जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं और उनके जो आंसर्स होते हैं, उन सभी बातों को हम लोग लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें और इस लेक्चर को भी ध्यान से देखें, इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें। सारे क्लास जो होते हैं आप लोगों का इम्पोर्टेंट होता है। एक सीरीज मैंने चालू किया है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं, मिशन एसडीएम सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग बीपीएससी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे उसके पार्ट को हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस के पार्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिस्ट्री के पार्ट को, उसमें बिहार बीपीएससी जो एग्जामिनेशन लेता है उस एग्ज़ाम में जो हमारा सिलेबस है, रिक्वायरमेंट है, उनके अनुसार हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस चैप्टर्स को और इस लेक्चर को सुने, स्किप न करें। जो भी हम लोग बताते हैं और हमारे टीम जो भी आप लोगों को रिसर्च करके लाती है वो एक बेहतर होता है। एक बेहतर हम लोग कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और कम समय में हम लोगों का टारगेट होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर सुनें। तो अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सभी साक्ष्यों को हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम लोग देख सकते हैं साक्ष्य की हम लोग बात कर लेते हैं। वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। तीक का चिन्ह आप लोग देखे होंगे, चिन्ह हिंदू स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं छह प्रकार के अनागार, आपको 6 प्रकार के अनागार प्राप्त हुए हैं, गार प्राप्त हुए हैं। ये जो अनागार है एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, 2 पंक्तियों में है। इस अनागार की लंबाई, चौड़ाई और प्रत्येक अनागार की लंबाई जो है 15.23 मीटर है तथा चौड़ाई जो है, चौड़ाई आप लोगों को 6.09 मीटर माना गया है। यहाँ के फर्श यानी यहाँ के फर्श पर जो दरारें पड़ जाती है उन दरारों में गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ के साक्ष्य आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खास बात यह है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है मृतकों का टीला। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एसएससी में हम लोग देखे हैं, रेलवे में देखे हैं, बीपीएससी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक मृतकों का टीला आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके साथ मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में, इसका खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। तो ये जो स्थल है लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। जो स्थल है लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। स्थल का खास बात यह है कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण खासियत
यही है। इसके साथ साथ इस स्थल से विशाल स्नानागार का भी प्रमाण देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अन्नागार का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ से जो अनागार आपको मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार मिला है। आप लोग पीछे देख चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता से भी अनागार मिले हैं। वो 6 अनागार मिले हैं जो ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, लेकिन यहाँ का जो अनागार है ये सब विशाल अनागार है। यहाँ पर मुहरों के भी साक्ष्य मिले हैं जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर शिव का भी प्रमाण मिला है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के लोग शिव पूजा किया करते थे। मुहर पर जो एक पुरुष देवता का जो चित्र मिला है, उनकी भी एक खासियत है। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, जो विशाल स्नानागार मिला है, उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर लें। स्नानागार की बात कर लें, लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात कर लेते हैं तो इसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर तथा गहराई जो है 2.43 मीटर है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर देते हैं अन्नागार की। अनागार की हम लोग बात कर लेते हैं तो अनागार में यहाँ की जो अनागार है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल अनागार है। इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, अन्य हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अन्य 6 अनागार से भी बड़ा है, आकृति में, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं, इस अनागार की हम लोग बात करते हैं, लंबाई की हम लोग बात कर लें तो 45.71 मीटर है और इसकी चौड़ाई की हम लोग बात कर लेते हैं 15.23 मीटर है। ये भी एक मायने रखता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ से एक मुहर भी प्राप्त हुआ है, उस मुहर की बात कर लेते हैं। मुहर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक मुहर पर कुबड़ वाले, यानी कुबड़ वाले बैल का आकृति प्राप्त हुआ है। जो एक आकृति प्राप्त हुआ है, इससे एक बात प्रमाण होता है कि वहाँ पर गाय का प्रमाण नहीं मिला है, परंतु कुबड़ वाले बैल का आकृति मिल रहा है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग गाय से भी परिचित हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से गाय का प्रमाण नहीं मिला है। एक अलग से मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर अंकित है एक पुरुष देवता अंकित है, एक व्यक्ति अंकित है। उस देवता के सिर पर 3 सिंह हैं, पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। उसके साथ चारों ओर एक हाथी है, हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, आसन के नीचे एक भैंसा, पांव पर 2 हिरण मिले हैं, पांव पर 2 हिरण मिले हैं। पशुपति यानी भगवान शिव से लोग जोड़ते हैं कि वहाँ के लोग शिव के उपासक थे। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी इसे कह सकते हैं। कालीबंगा की खास बात यह है कि यहाँ से जो मिले हुए साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों में जुते हुए खेत के साक्ष्य अति महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा इस पे एक बरस में 2 अलग अलग फसल की खेती किया जाता था। यहाँ पर एक और
बात सामने निकल कर आता है कि यहाँ पर जो सावधान की जो मृत्यु के बाद जो सावधान की जो प्रक्रिया हुआ करती थी, जो संस्कृति में सावधान की जो प्रक्रिया होती थी, यहाँ पर युगल सावधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि युगल सावधान का प्रमाण यहाँ से मिला है। यहाँ से जो ईंटें जो मिले हुए हैं, जो ईंटें मिले हैं, जो अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं, यहीं से मिले। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ईंटों पर देखा जाए तो अलंकृत ईंटें की बात की गई है यहाँ पर। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं। साक्ष्य युगल सावधान धान के प्रमाण, अलंकृत ईंटों के प्रमाण, ईंटों के प्रमाण, अग्निकुंड कुंड का प्रमाण मिले हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल लोथल की हम लोग बात करते थे। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से हम लोग जानते हैं। इस स्थल पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अतः हम इस स्थल को बंदरगाहों का नगर भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक और साक्ष्य मिले हैं, चावल उपजाने का साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा चित्रित गृहभांड भी यहाँ पर मिले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं उनकी बात को लेते हैं। इसे जो हम लोग कहते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कह सकते हैं। यहाँ पर जो प्राप्त जो साक्ष्य है वहाँ पर बंदरगाहों का नगर भी कहा जाता है। इसे जो है बंदरगाहों का नगर भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाहों का साक्ष्य मिलता है। इससे एक बात का प्रमाण साफ हो जाता है कि इस शहर से हड़प्पा सभ्यता में लोग दूसरे देशों से व्यापार किया करते होंगे और इन बंदरगाहों पर अपने नावों का लंगर डालते होंगे। नदी के तटों पर बड़े बड़े जहाज़ों का एक बेड़ा वहाँ पर बांधा जाता है। उसी को बोलते हैं बंदरगाहों पर नावों का लंगर डालना। उसे बांध कर उस नाव को रखा जाता है, उसी को लंगर कहते हैं, बंदरगाहों का लंगर डालना। इसके अलावा हम लोग बात कर ले चावल उपजाने का साक्ष्य मिले हैं। चावल उपजाने का साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य इसके अलावा मिले हैं चित्रित मृदभांड मिले हैं। मैं आपको मृदभांड की मैं फिगर बना दूं, चित्र बनाकर मैं आपको दिखा दूं मृदभांड किसे कहा जाता है। जो चित्रित मृदभांड मिले, चित्रित मृदभांड मिले हैं।
चनहुद्रो। चनहुद्रो, इसकी खास बात यह है कि सिंधु सभ्यता इस स्थल में, ये इस प्राचीन स्थल की हम लोग बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद में झुक्कर तथा झांगर संस्कृति का विकास देखने को मिलता है। चनहुद्रो में सिंधु सभ्यता के बाद झुक्कर एवं झांगर संस्कृति की विकास हम लोग देखने को मिलता है। यहाँ पर जो संस्कृति का विकास होता है उन संस्कृति को हम लोग कह सकते हैं झुक्कर या झांगर। झांगर संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ की जो साक्ष्य मिला है इस शहर से, उन साक्ष्यों में हम लोग देख सकते हैं कि इन साक्ष्यों में देखें तो वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। इस युग में कांस्य के बहुत सारे खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी मिले हैं। तो इसी वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चनहुद्रो से ही कांस्य के बैलगाड़ी एवं एक इक्का का, है ना, साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। तो इस पर यहाँ पर कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसके अलावा धौलावीरा का अर्थ होता है, धौला का मतलब होता है सफेद तथा वीरा का मतलब होता है कुआं। इसका मतलब मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी एक खास बात यह है, धौलावीरा जो है, धौलावीरा में 3 प्रकार के मकान और बस्तियां आपको मिलेगी। इन बस्तियों की हम लोग बात कर लें तो 3 प्रकार के बस्ती आपको मिलेंगे। एक दुर्ग मिलेगा, एक मिलेगा मध्य और एक मिलेगा निचला स्तर। यहाँ पर दुर्ग बोलते हैं, मध्य और निचले भाग ये मिलेंगे। ये जो नगर जो है दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर, ये दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। पहला मोहनजोदड़ो को माना जाता है, दूसरा धौलावीरा को। कि जल प्रबंधन का व्यवस्था सबसे तंदुरुस्त था यहाँ पर। जल प्रबंधन धौलावीरा जो है, इसकी जो स्थल जो बता दें कि ये जो स्थल है गुजरात के कच्छ के रण में कादिर द्वीप पे स्थित है। ये रण में कादिर द्वीप, एक कादिर द्वीप है, उसी में स्थित यह एक स्थल है। राखी गढ़ी की बात कर लें, राखी गढ़ी की हम लोग बात कर लेते हैं। यह जो क्षेत्र है, ये जो पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल है, यह स्थल हिसार हरियाणा में, हिसार जो है हरियाणा में स्थित है। इस स्थल की सबसे बड़ी खासियत यह है
ये जो स्थल है भारत की सबसे बड़ी स्थलों में माना जाता है। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसको कह सकते हैं, यहाँ पर सवाल भी बन सकता है, भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे सकता है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा या लोथल। तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस स्थल की बात कर रहा है और क्वेश्चंस में क्या बातें की गई है। पहले हम लोग ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद उसका उत्तर देंगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर होगा राखीगढ़ी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या मार कर आएंगे? मोहनजोदड़ो, क्योंकि वो लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का में स्थित जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है जो राखीगढ़ी है। तो प्रश्न यहाँ से बनने की बहुत चांसेस बनी हुई है। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा ये स्थल इसलिए बड़ा है क्योंकि पूरा तात्विक टीले जो हैं यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या टोटल 5 है। कहने का मतलब ये है कि 5 पूरा तात्विक टीले प्राप्त हुए हैं, इसकी यही खासियत बात है। तो आगे हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक, लिपि एवं मुहरों के बारे में तो एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, इन सभी पहलुओं को देख लेते हैं। जिसमें से देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की हम लोग बात कर लेते हैं। सामाजिक जीवन में हड़प्पा समाज जो था एक मातृसत्तात्मक समाज था। इसके अलावा मनोरंजन के लिए खेल अनेक प्रकार के लड़ाई, नृत्य आदि पशुओं के साथ खेला करते थे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सामाजिक जीवन। इसमें पहला हड़प्पा कालीन सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता था। मातृसत्तात्मक सभ्यता था। इसके अलावा यहाँ के पुरुष एवं महिलाओं द्वारा आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। आभूषणों का प्रयोग भारी मात्रा में देखने को मिलता है, जिसमें से खेल, नृत्य प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग बातें कर लें। धार्मिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों को देखने को मिल सकता है। मिट्टी से बने हुए स्त्री एवं पुरुष की मूर्तियाँ, यहाँ के लोग जो थे एक मातृ देवी की उपासना भी किया करते थे। पशुओं में कुबड़ वाले बैल की भी एक यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं।
फाख्ता नाम की एक पक्षी थी जिसका वो पूजा किया करते थे। उसके साथ साथ एक और प्रमाण मिला है जो धार्मिक स्थलों में वृक्ष का भी पूजा किया करते थे, जो आज के समय में भी वट वृक्ष को देखा जा सकता है। आज के भी समाज में हम लोग देखे जा सकते हैं इसको। धार्मिक जीवन की हम लोग बात कर लेते हैं। जीवन पशुपति शिव की पूजा किया करते थे, वृक्ष का पूजा किया करते थे। पूजा पंछियों में देखा जाए, पंछियों में फाख्ता नाम की एक पक्षी है जिसका पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये मातृ देवी की भी उपासना करते थे। ये लोग मातृ देवी के भी उपासक थे। आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर ले, जो मुख्य साधन था उन साधनों में कृषि, पशुपालन, उद्योग इनके मुख्य साधन था। कृषि में हम लोग देखा जाए तो कृषि का साक्ष्य बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको मिला है। हड़प्पा के जो अनागार हैं वहाँ के फर्श पर जौ और गेहूं के भी साक्ष्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर ले तो यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन एवं उद्योग पर निर्भर थे। इसके अलावा कृषि की हम लोग बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का प्रमाण कालीबंगा, हड़प्पा इन सभी स्थलों से प्राप्त होते हैं। तो कृषि से में जिसमें जौ और गेहूं का साक्ष्य मिले हैं। बनावली से जौ का साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कपास की खेती किया करते थे। कपास की खेती किया करते थे। यहाँ पर नदी, तालाब और यहाँ पर नदी, तालाब आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार की बात कर लें तो यहाँ के लोग उद्योगों पर निर्भर करते थे। उन उद्योगों में आप ध्यान दे सकते हैं, जिस एरिया में, जिस स्थान पर कपास की खेती भारी मात्रा में हो रहा हो, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का होना बहुत संभव हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ के लोग सूती वस्त्र का भी प्रयोग किया करते थे, ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग किया करते थे। यहाँ के लोग व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रयोग किया करते थे। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो विदेशों से अपना व्यापार किया करते थे। ये बंदरगाह का प्रमाण मिला है, जिसकी वजह से ये भी साबित हो सकता है कि लोथल को बंदरगाह का क्षेत्र भी कहा जा सकता है, नगर भी कहा जाता है। तो इसे भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ के लोग व्यापार दूसरे देशों से भी किया करते होंगे, जैसे में इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ से ये लोग अपना व्यापार किया करते थे और इसके साक्ष्य भी के प्रमाण भी मिलते हैं। तो हम लोग व्यापार की भी हम लोग बात कर ले
व्यापार की बात कर लें, सूती वस्त्र उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थापना किए थे। और उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था मोहनजोदड़ो। ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता में। उस उद्योगों का यानी ऊनी वस्त्र एवं सूती वस्त्र उद्योगों का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। इसके साथ साथ यहाँ के लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का भी प्रयोग किया करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया करते थे। यहाँ के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। विदेशों से व्यापार यानी इराक, ईरान, मिस्र etc। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन मुहरों के बारे में। हड़प्पा कालीन मुहर वाट ऐसे बाट मिले हैं जो माप और तौल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर माप की भी एक बहुत बड़ी प्रणाली मिला है और मुहरों की भी वहाँ बहुत मात्रा में उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि पशुपति का मुहर मिला था। कई चट नामक पत्थर से बनाया गया था। ये वाट जो था इसकी तौल और माप को भी हम लोग देख सकते हैं, जिसकी माप हम लोग देखते हैं 16, 64, 160, 320 और 640 के संख्या में ये वाट हुआ करता था। ऊपरी मानदंड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर दशमलव प्रणाली का भी व्यवस्था किया गया था। यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास मुहरे प्राप्त हुए हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में मुहरे प्राप्त हुए हैं इन स्थलों से, हड़प्पाई स्थलों से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हड़प्पाई लिपि के बारे में। यहाँ की जो लिपि होती है चित्रात्मक लिपि मानी जाती है और यहाँ की जो पत्ती होती है गोमुत्रिका पत्ती को हम जो कह सकते हैं। ये जो है अभी तक इस लिपि की खास बात यह है कि अभी तक ये लिपि पढ़ी जा नहीं सकी है। इसमें टोटल 400 चित्रित अक्षर हैं जिसको आज तक कोई भी वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाया है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो हैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं मुहरे और लिपि। मुहरे, बाट और लिपि। मुहरों की हम लोग बात कर लें, अधिकांश संख्या में मुहरे प्राप्त हुई है। लगभग 2000 के आसपास मुहरे प्राप्त हुई हैं। 2000 मुहरे प्राप्त हुई हैं। उसके बाद लगभग मैं बता दूं, लगभग में ये है। इसके साथ हम लोग बाट की बात कर ले। बाट 16, 64, 160, 320, 340 की संख्या में बाट मिले हैं। इसके अलावा लिपि की हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी लिपि जो है चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। इसके अलावा यह लिपि आज तक पढ़ी ना जा सकने वाली लिपि है, जिसका मतलब है कोई इसको आज तक पढ़ा ही नहीं, लेकिन आज भी कोशिश जारी है। ना पढ़ा जाने वाला लिपि, ना पढ़ा जाने वाला लिपि। इसके अलावा
इस लिपि में लगभग 400 अक्षर चित्रित अक्षर प्राप्त है। 400 चित्रित अक्षर प्राप्त है।